जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, पर्ले टैक्टिकल मिसाइल को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दरअसल पर्ले टैक्टिकल मिसाइल अब अपने इंडक्शन यानी कि सेना में शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके कई यूजर ट्रायल सफल हो चुके हैं और अब इसे भारतीय सेना और एयरफोर्स दोनों से मंजूरी मिल चुकी है। अब सब जानते हैं कि इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है और ये मिसाइल इसलिए भी खास है क्योंकि ब्रह्मोस और प्रहार मिसाइल के बीच की कमी को ये पूरा करती है। ये काफी तेज, सटीक और कम लागत वाली टैक्टिकल मिसाइल है और बाकायदा इसमें डीआरडीओ ने एडवांस सॉलिड फ्यूल मोटर लगाई है, जिससे कि मेंटेनेंस कम लगती है और मिसाइल भरोसेमंद बनती है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें वॉरहेड के भी ऑप्शंस हैं। इसमें यूनिटरी वॉरहेड भी लग सकता है और सबम्यूनिशन भी, मतलब मिशन के हिसाब से कई तरीके के टारगेट्स पर यह हमला कर सकती है। और यही नहीं दोस्तों, कहा ही जा रहा है कि अब 2 डिफेंस प्रोडक्शन पार्टनर्स पहले से चुन लिए गए हैं। फाइनल ट्रायल्स के बाद दोनों जगहों से एक साथ प्रोडक्शन शुरू होगा और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी इसके प्रोडक्शन को तेज करेगी। चलिए दोस्तों, सुबह से एक खबर चल रही है SU-57 डील को लेकर और दुबई एयर शो के दौरान रशिया ने बहुत बड़ा ऐलान किया है भारत के लिए SU-57E स्टेल्थ फाइटर जेट को लेकर। इस बार भी दोस्तों रशिया ने भारत को कहा है कि वो भारत को पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने के लिए तैयार है और भारत में इसका प्रोडक्शन भी होगा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है, वो भी बिना सेंक्शन के। मतलब रशिया कोई भी हथियार अगर भारत को देगा तो उसमें कोई सेंक्शन नहीं लगा होगा, चाहे वो S-400 हो या फिर SU-57E। नाउ रशिया ने यहाँ पे ये भी कहा है कि SU-57E खरीदने के लिए नहीं है, बल्कि भारत इसका को डेवलपर बन सकता है, जो भारत के AMC प्रोग्राम को भी तेज करेगा। और हाल ही में रशियन डिजाइन ब्यूरो की एक टीम ने HAL का दौरा किया, जहां उन्होंने कहा कि 50% ये फैसिलिटी तैयार है SU-57 बनाने के लिए और बाकी का 50% जिसमें कि एडवांस मटेरियल, सेंसर्स और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी सीखकर पूरा किया जा सकता है। हालांकि अब रशिया के राष्ट्रपति जब भारत आएंगे दिसंबर के महीने में, तब इस पर एक बड़ी मोहर भी लग सकती है और आगे की स्ट्रेटेजी तय हो सकती है। और रशिया बाकायदा भारत को 40 से 60 SU-57E देने का प्रस्ताव दे रहा है। मतलब ये फ्लाईवे कंडीशन में भारत पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ा सरप्राइज दोस्तों इस डील को लेकर तो ये कहा गया है कि रशिया अब नया इंजन 177S टर्बोजेट, जिसे कि रशिया SU-57E के साथ देने के लिए तैयार हो गया है। ये इंजन काफी ताकतवर माना जाता है। ये 14,500 kgf का थ्रस्ट जनरेट करता है, 7% कम फ्यूल कंजम्पशन करता है, 6,000 घंटे की सर्विस लाइफ है, स्टेल्थ ऑप्टिमाइज नोजल है जो कि IR सिग्नेचर कम करते हैं और इसका सिंगल क्रिस्टल ब्लेड प्लस एडवांस फेडेक्स सिस्टम है। ये इंजन SU-57E के साथ साथ भारत के Su-30 MKI के सुपर सुखोई अपग्रेड और AMC के लिए भी उपयोगी हो सकता है। हालांकि जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि रशिया ने कहा कि ये सेंक्शन फ्री होगा, मतलब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई आप पर सेंक्शन नहीं लगा सकता। लेकिन दोस्तों कहने वाली बात तो ये है कि सेंक्शन लगाने वाला कौन है आप सब जानते हैं। और अमेरिका को तो केवल और केवल बहाना चाहिए। वो हमारी इंजनों की सप्लाई रोक सकता है, जिससे कि हमारा तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम, खास करके तेजस Mark 1A और Mark 2 और फिर AMC के लिए भी इन्हीं का इंजन इस्तेमाल होगा, उनकी डिलीवरी को रोक सकता है। और अमेरिका के रिलेशन जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ मजबूत हो रहे हैं, वो ये दिखाता है कि अमेरिका यहाँ पर बड़ा गेम खेल सकता है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताओं को एक बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स जल्द ही डेटा पैटर्न्स की टैलॉन शील्ड नाम के एक नए स्वदेशी जैमर पॉड के फ्लाइट ट्रायल्स को मंजूरी दे सकती है, जिससे दोस्तों Su-30 MKI फाइटर जेट की सुरक्षा काफी बढ़ जाएगी। टैलॉन शील्ड की अगर बात की जाए तो इसे फाइटर जेट के नीचे पॉड की तरह लगाया जाता है। ये दुश्मनों के रडार सिग्नलों को पकड़ता है और पहचानता है और फिर उसी हिसाब से जैमिंग, धोखा देना या स्पूफिंग करता है। इससे दुश्मन के रडार का लॉक टूट जाता है और पायलट को निकलने का मौका मिल जाता है। टैलॉन शील्ड की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये आईसा बेस्ड जैमर है जो गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी पर है, यानी कि ज्यादा पावरफुल और कॉम्पैक्ट। और 2 पॉड्स को दोनों साइड लगाने से मिलता है पूरा 360 डिग्री कवरेज। और ये X, KU और K बैंड में काम करता है, मतलब चाइना के HQ-16 और पाकिस्तान के HQ-9 जैसे SAM सिस्टम्स को भी ये जैम कर सकता है। वजन 500 किलो से कम है। Su-30 MKI में इसे आसानी से फिट किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि Su-30 MKI के मौजूदा ध्रुति RWR के साथ सीधे जुड़ सकता है। ये ट्रायल्स 3 फेसेस में किए जाएंगे। पहला तो ग्राउंड ट्रायल होगा, दूसरा कैपेटिव ट्रायल्स होंगे और तीसरा होगा फ्लाइट ट्रायल्स, जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब Su-30 MKI हवा में उड़कर असली या सिमुलेट SAM रडार से बचने की कोशिश करेगा। इंडियन एयरफोर्स और डेटा पैटर्न दोनों ही इसके रियल टाइम डेटा की मॉनिटरिंग करेंगे और सब कुछ अगर ठीक रहता है तो 2026 की पहली तिमाही में इसके फ्लाइट ट्रायल शुरू हो सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि डेटा पैटर्न्स ने इंडियन एयरफोर्स को नो कॉस्ट नो कमिटमेंट डेमो ऑफर किया, यानी कि बिना कोई खर्च या खरीद का दबाव बनाए वे इस सिस्टम को दिखाने के लिए तैयार है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के बजट को देखते हुए काफी समझदारी भरा स्टेप है। और अगर दोस्तों टैलॉन शील्ड का सफल परीक्षण हो जाता है तो Su-30 MKI की सुरक्षा चाइना और पाकिस्तान दोनों के मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ कई गुना बढ़ जाएगी। वहीं दोस्तों भारत के टैंक्स और कॉम्बैक्ट व्हीकल्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल DRDO ने 1500 हॉर्स पावर के स्वदेशी इंजन बनाने का काम तेज कर दिया है।
ये वही इंजन है जो आने वाले समय में भारत के नए टैंकों और कॉम्बैक्ट व्हीकल्स को ताकत देगा। पहला प्रोटोटाइप 2024 में पूरी तरह तैयार होकर टेस्ट हो चुका है और अब दूसरा बैच भी तैयार होने वाला है, जिसमें 2 नए प्रोटोटाइप शामिल है। ये 1500 हॉर्स पावर का इंजन दोस्तों काफी जरूरी माना जाता है, क्योंकि अभी हमारे T90 जैसे टैंक उन पर रशियन इंजन लगे हैं और अगर सप्लाई रुक जाती है तो हमारी ऑपरेशनल क्षमता पर असर पड़ सकता है। और DRDO का ये नया इंजन पूरी तरह मेड इन इंडिया है। इसे भविष्य के टैंकों जैसे कि FRCV और अर्जुन मार्क 1A के अपग्रेड दोनों में शामिल किया जा सकता है। 1500 हॉर्स पावर की जबरदस्त ताकत हमारे टैंकों और कॉम्बैक्ट व्हीकल्स को इसके जरिए मिलेगी, मतलब मुश्किल इलाकों में भी ये तेजी से चल पाएंगे। इसका नया कूलिंग सिस्टम है जो कि इसे ओवरहीट होने से बचाएगा और ईंधन की खपत भी ये कम करेगा, लगभग 15% तक। और इसका सबसे बड़ा फीचर है कम थर्मल सिग्नेचर, मतलब दुश्मन के सेंसर्स और ड्रोन इसे पकड़ नहीं पाएंगे। इसका हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम है। DRDO के एक अधिकारी ने बाकायदा इस बारे में कहा कि ये इंजन सिर्फ हॉर्स पावर नहीं है, बल्कि भारत के आर्मर्ड फ्यूचर की धड़कन है। वहीं दोस्तों DRDO ने भारतीय पनडुब्बियों के लिए NRIC यानी कि नेविगेशन रडार फॉर इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सूट फॉर सबमरीन्स को तैयार किया है। बाकायदा तैयार ही नहीं किया, इसका सफल टेस्ट भी कर दिया। ये वही रडार है जो आने वाले वक्त में भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों को ज्यादा सुरक्षित, स्मार्ट और सटीक नेविगेशन में मदद करेगा। NRIC रडार ये एक एक्स बैंड नेविगेशन रडार है। इसका काम है सतह पर मौजूद जो जहाज या नौकाएं हैं या कोई भी खतरा है उसे ये पहचान सकता है, क्योंकि दोस्तों पनडुब्बियां आमतौर पर पानी के अंदर छुपकर चलती हैं, लेकिन सतह के पास आते ही उन्हें खतरा हो जाता है। ऐसे में NRIC पनडुब्बियों को रियल टाइम अवेयरनेस देता है। ये रात, बारिश या धुंध में भी साफ काम करता है। ये सबमरीन की कई तरीके से मदद कर सकता है, जैसे कि टकराव से बचाता है, सुरक्षित और गुप्त तरीके से सतह के पास आने में मदद करता है। इवन दोस्तों ये भी बताएगा कि सबमरीन कहाँ है और आसपास क्या चल रहा है, उसका पूरा डेटा देगा। कलवरी क्लास जैसी पनडुब्बियों और भविष्य की प्रोजेक्ट 75I सबमरीन्स में भी इसे फिट किया जा सकता है। और यही नहीं, DRDO ने इसका पहला पूरा यूनिट भी तैयार कर लिया है। इसे खास रडार टेस्ट प्लेटफॉर्म पर लगाया गया, जो सबमरीन के पेरिस्कोप जैसा है। ग्राउंड ट्रायल्स में इसकी काफ़ी चीज़ों की टेस्टिंग हुई और सबसे बड़ी बात यह कि विदेशी रडार के मुकाबले ये 40% सस्ता है और पूरा मेड इन इंडिया है। और अब इसके असली पनडुब्बियों पर समुद्री ट्रायल्स किए जाएंगे। नौसेना इसे यूजर ट्रायल में परखेगी और अगर ये सब कुछ सही रहता है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इसे बड़े पैमाने पर बनाएगी। दोस्तों भारत के 30,000 करोड़ रुपए के मेल UAV मेगा प्रोजेक्ट में अब एक और भारतीय स्टार्टअप कंपनी ने अपनी एंट्री कर दी है और इस स्टार्टअप का नाम है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस और ये लेकर आया है अपना अपग्रेडेड काल भैरव 200 कॉम्बैक्ट ड्रोन। इंडियन आर्म फोर्सेस 287 मेल ड्रोन्स खरीदने की तैयारी कर रही है और इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इस साल के अंत में जारी होगा। यहाँ पर दोस्तों फ्लाइंग वेज ने अपना काल भैरव 200 जो पेश किया है उसमें कई तरीके के अपग्रेड भी किए हैं। सबसे पहला अपग्रेड है, ये एक AI पावर्ड कॉम्बैक्ट ड्रोन है जो कि 105 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकता है। 30 घंटे का इंड्योरेंस टाइम है, 3000 किलोमीटर रेंज है, 220 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रूज स्पीड है और ये 25,000 फीट की ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड पर काम कर सकता है। और ये सारी क्षमताएं काल भैरव 200 को सीधा मुकाबला देती हैं विदेशी मेल ड्रोन्स जैसे पीडिएटर या MQ-9 रीपर से। AI और सेंसर्स की ताकत दोस्तों इस ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत है और इस ड्रोन में है स्वाम ऑपरेशन की क्षमता, हाइपर स्पेक्टिकल सेंसर्स, रियल टाइम टारगेट की पहचान करना, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में हाई रेजिस्टेंस होना, मतलब दुश्मन की जैमिंग जैकिंग इस पर असर नहीं करेगी। कंपनी ने दावा किया है कि ये ड्रोन 90% इंडिजिनस है। इसके एवियोनिक्स और सेंसर्स सब कुछ भारत में डिजाइन किए जा रहे हैं। कीमत की बात की जाए तो $5 मिलियन से कम इसकी कीमत हो सकती है, मतलब विदेशी ड्रोन से आधी कीमत। इस प्रोजेक्ट में मुकाबला भी दोस्तों बहुत कड़ा है। ऐसा नहीं है कि इस कंपनी के लिए सब कुछ आसान होगा, क्योंकि L&T, जनरल एटॉमिक्स, इसके अलावा टाटा, बोइंग जैसी दिग्गज कंपनियां इस रेस में हैं। लेकिन दोस्तों एक भारतीय स्टार्टअप का 105 किलोग्राम पेलोड और 3000 किलोमीटर रेंज वाला ड्रोन लेकर उतरना, जो ये दिखाता है कि भारतीय डिफेंस स्टार्टअप्स अब दुनिया से मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसके अलावा दुबई एयर शो 2025 से एक बड़ा इंटरनेशनल डिफेंस अपडेट सामने आया। रशिया ने भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया और यह बयान सीधे तौर पर भारत की नेशनल सिक्योरिटी और फ्यूचर डिफेंस डील से जुड़ा है। रोस्टेक के CEO ने बताया कि रशिया हमेशा भारत का स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहा है और रहेगा। हम भारत को उसकी सुरक्षा के लिए जरूरी किसी भी तरीके का मिलिट्री उपकरण देने के लिए तैयार है। और इस स्टेटमेंट का मतलब साफ है दोस्तों कि रशिया भारत को हथियार सप्लाई में कोई कमी नहीं आने देना चाहता। दोस्तों दुबई एयर शो में दिया गया यह बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब ग्लोबल पॉलिटिक्स तेजी से बदलती जा रही है, अमेरिका और रशिया की टेंशन बढ़ी है और भारत कई बड़े डिफेंस प्रोग्राम्स को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। रशिया का यह आश्वासन बताता है कि भारत रशिया डिफेंस पार्टनरशिप अभी भी मजबूत और स्थिर है। दूसरी तरफ दोस्तों भारत और जर्मनी के बीच डिफेंस रिश्ते अब और मजबूत हो रहे हैं और हाल ही में हुई हाई डिफेंस कमेटी मीटिंग में दोनों देशों ने अपने मिलिट्री सहयोग को नए लेवल पर ले जाने का फैसला किया है। और इस मीटिंग के दौरान दोस्तों दोनों देशों ने कुछ मुद्दों पर चर्चा की, जैसे कि डिफेंस उपकरणों का को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन करना, सैन्य सहयोग को बढ़ाना, इंडो पैसिफिक और IOR की सुरक्षा करना। भारत और जर्मनी ने साफ कहा है कि वो मिलकर नई डिफेंस टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे
और इवन दोस्तों इस साझेदारी से भारत को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं, जैसे यूरोप की नीश डिफेंस टेक्नोलॉजी भारत को मिलना, नई नेवल और एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज भारत को मिलना, को प्रोडक्शन से लागत का कम होना और भारत में इनका निर्माण होना। इसके जरिए इंडो पैसिफिक में भारत की पोजीशन और मजबूत होगी। वहीं दोस्तों भारत ने अब अपनी प्रिसीजन गाइडेड वेपन टेक्नोलॉजी में एक और बड़ी छलांग लगाई है। डीआरडीओ का EO-100 यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन अब और भी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ सामने आ रहा है। EO-100 दोस्तों एक लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ एयर लॉन्च हथियार है जिसे डीआरडीओ ने इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाया है। इसका काम है दुश्मन के एयरफील्ड कमांड सेंटर्स और हार्डन टारगेट्स को खत्म करना। 2024 में EO-100 के साथ नए कूल्ड सीकर MK1 के 3 सफल फ्लाइट टेस्ट हुए। इन टेस्टों में यह साबित हो गया कि नया सीकर दिन और रात हर मौसम में टारगेट पकड़ सकता है, ज्यादा सटीकता से लॉक ऑन करता है, टर्मिनल गाइडेंस में बेहद प्रिसाइज है और ये इनर्शियल नेविगेशन और EO मॉड्यूल दोनों को मिलाकर रियल टाइम में बहुत सटीक स्ट्राइक करता है। बकायदा डीआरडीओ और एडवांस MK2 सीकर पर काम कर रहा है। EO-100 की रेंज 100 किलोमीटर तक बताई जा रही है और इसे इंडियन एयरफोर्स के कई फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है, जैसे जागुआर डायरन 3, Su-30 MKI और तेजस। वहीं दोस्तों भारतीय सेना ने BVS-1 सिंधु वाहनों को खरीदने के लिए एक बड़ा समझौता किया है। यह करार L&T के साथ हुआ है, जो इस प्रोजेक्ट में BAE सिस्टम के साथ मिलकर काम कर रहा है। इस समझौते के तहत L&T इन वाहनों का प्रोडक्शन भारत में ही अपने हजीरा स्थित आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स में करेगा और BAE सिस्टम, जो कि इस प्लेटफॉर्म का निर्माता है, वो भारत को डिजाइन और टेक्निकल सपोर्ट देगा। दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत केवल वाहनों का उत्पादन ही नहीं बल्कि शुरुआती तैनात की मेंटेनेंस और पूरी लाइफ साइकिल सपोर्ट के लिए भी एक पूरा लॉजिस्टिक पैकेज भी शामिल है और इन वाहनों के आने से भारतीय सेना की कठिन इलाकों में ऑपरेट करने की क्षमता और मजबूत हो जाएगी। वहीं दोस्तों मझगांव शिप बिल्डर ने आने वाले प्रोजेक्ट पर एक बड़ा अपडेट दिया है। MDL ने खुलासा किया है कि इंडियन नेवी जल्द ही एक नया डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है और हो सकता है कि यह प्रोजेक्ट 15C हो या फिर नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट 18। इसकी कुल लागत लगभग 70 से 80 हजार करोड़ रुपए अनुमानित है। प्रोजेक्ट 15C का जिक्र पहली बार सामने आया। यह मौजूदा विशाखापट्टनम क्लास से भी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आएगा और NGD प्रोजेक्ट के लिए एक नई टेक्नोलॉजी बफर का काम करेगा। वहीं डीआरडीओ की DMRL लैब ने अपने 62वें स्थापना दिवस पर कई एडवांस मटेरियल टेक्नोलॉजी भारतीय इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर की है, जिससे कि भारत की रक्षा क्षमता को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। और इस बड़े ट्रांसफर में शामिल है नौसेना के लिए DMR 249A स्टील, जो कि सेल और JSW स्टील को दिया गया है। हाई परफॉर्मेंस DMR 1700 स्टील सार लोहा को दिया गया है। वैब के लिए हल्का कंपोजिट आर्मर NTB इंटरनेशनल को दिया गया है। डीआरडीओ के प्रमुख ने कहा कि DMRL की ये उपलब्धियां भारत के डिफेंस मटेरियल इकोसिस्टम को मजबूत बनाएंगी। इसके अलावा DMRL ने AMCF फाइटर जेट के लिए रेयर फिन रूट फिटिंग और पर्ले मिसाइलों के लिए हाई स्ट्रेंथ सेरामिक रेडॉम्स भी सौंपे हैं। ये हिस्से पूरी तरह देसी टेक्नोलॉजी। दोस्तों पिछले हफ्ते एक अपडेट आई थी जिसमें बताया गया था कि तुर्की ने अचानक भारत आ रहे 3 AS-64 अपाचे हेलीकॉप्टरों को एयर स्पेस क्लियरेंस देने से मना कर दिया और अब शक की सुई दोस्तों पाकिस्तान की तरफ घूम गई है। आपको मैं बता दूं कि पहली खेप मार्च अप्रैल में इसी रास्ते भारत आई थी, वो भी बिना किसी दिक्कत के। लेकिन इस बार आखिरी मिनट पर तुर्की ने टेक्निकल और डिप्लोमेटिक कारण बताकर क्लियरेंस को रोक दिया। अब सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे से दबाव डाला और यही वजह है कि बोइंग और एंटनोव को हेलीकॉप्टर को नए रूट से भेजना पड़ेगा, जिससे कि डिलीवरी 3 से 4 हफ्ते लेट हो सकती है। और यह अपाचे इंडियन आर्मी की पहली पूरी ऑपरेशनल स्क्वाड्रन बनाने के लिए बेहद जरूरी थे। तो आपने देखा दोस्तों किस तरीके से तुर्की और पाकिस्तान का एंगल यहाँ पर सामने आया और पाकिस्तान ने कैसा गेम यहाँ पर चेंज किया। वहीं दोस्तों डीआरडीओ ने अपने अवाक्स मार्क 2 सिस्टम के लिए डुअल बैंड रडार के डिजाइन और प्रीलिमिनरी डिजाइन रिव्यू यानी कि PDR को पूरा कर लिया। यह सिस्टम एयरबस A321 पर लगाया जाएगा और इसमें 2 बेहद एडवांस रडार होंगे। पहला ऊपर लगा S बैंड रडार जो 400 किलोमीटर दूर तक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और धीमी उड़ान वाले टारगेट्स को पकड़ सकता है। दूसरा आगे नाक यानी कि नोज में लगा X बैंड रडार जो हाई प्रिसीजन ट्रैकिंग और फायर कंट्रोल के लिए बनाया गया। S बैंड देगा वाइड एरिया सर्विलांस, X बैंड देगा क्लोज रेंज में सुपर एक्यूरेट डेटा और दोनों मिलकर इसे फ्लाइंग कमांड पोस्ट बनाते हैं। और इवन दोस्तों 2024 में डीआरडीओ ने गैलियम बेस्ड मॉड्यूल्स, लिक्विड कूलिंग और AI सिग्नल प्रोसेसिंग जैसी टेक्नोलॉजी पर डिजाइन फाइनल किया। एयरबस पर किया गया इंटीग्रेशन टेस्टिंग से भी ये क्लियर हो गया कि इन रडार से एयरक्राफ्ट की 10 घंटे से ज्यादा उड़ान पर कोई असर नहीं पड़ेगा और अवाक्स मार्क 2 के आने से भारतीय वायुसेना की लंबी दूरी से मॉनिटरिंग, मिसाइल क्यूइंग और मल्टी डोमेन बैटल मैनेजमेंट में जबरदस्त बढ़त मिल जाएगी। इसके अलावा HAL ने दुबई एयर शो में जर्मनी की कंपनी हैंसोल्डिट के साथ एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और अब भारत को मिलेगा ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस सिस्टम और डिग्रेडेड विजुअल एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी का डिजाइन TOT प्लस IPR और इसे भारत खुद बनाएगा, जिससे कि भारतीय हेलीकॉप्टर्स की सुरक्षा, ऑटोमेटेशन और ऑल वेदर क्षमता और मजबूत होगी। मतलब इससे भारत के हेलीकॉप्टर्स अब ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित होंगे। तो फिलहाल इतने अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब है आपका, कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लेकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।